सभी व्यूअर्स को नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन ओबराय स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो व्यूअर्स देखिए, आज जो है 7 मई 2022 है और 9 मई में सीएचएस यूनिवर्सिटी मेरठ में आपका इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंटरनेशनल ट्रेड का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड ये 2020 का मैं सीएचएस यूनिवर्सिटी मेरठ का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहा हूँ। इससे पहले 2016 का, 17 का, 18 का, 19 का ये मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो उसमें आप स्टूडेंट चाहें तो विजिट कर लीजिएगा, लेकिन उससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। उसके बाद ही आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। ठीक है ना। आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप 45 या 50 रुपीज़ पे करके जो है आप जो है ले सकते हैं मुझसे पीडीएफ। ठीक है, और ये पीडीएफ मैं आपके मोबाइल नंबर पर आपको सेंड कर दूंगा। फ़ोन मत कीजिएगा, सिर्फ मैसेज कीजिएगा ताकि जो है ये पीडीएफ आप तक टाइम से पहुंच जाए। ठीक है व्यूअर्स, इंग्लिश मीडियम में लगभग 700-800 एमसीक्यूज़ मेरे पास में है, जो मैं ऑलरेडी काफ़ी बच्चों को अभी थोड़ी देर पहले मैं शेयर कर चुका हूँ। तो चलिए, टेक तो देखिए दोनों में लगा रखे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। मैं डिक्टेट तो हिंदी में करूँगा और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो हैं इसका आंसर देख सकते हैं। आर्थिक विकास एक, तो आर्थिक विकास एक दीर्घकालीन प्रक्रिया होती है। आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। तो यह कथन किसने कहा? तो यह कथन कहा था मायर एंड बॉल्डविन ने। निम्न में से कौन आर्थिक विकास की आवश्यकता से संबंधित नहीं है? तो जो जनसंख्या में वृद्धि होती है, ठीक है, वो कभी भी आर्थिक विकास की आवश्यकता से उसका कोई संबंध नहीं होता। निम्न में से किसके द्वारा आर्थिक वृद्धि की व्याख्या की जा सकती है? तो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि से। निम्नलिखित में से किसके द्वारा आर्थिक विकास की व्याख्या की गई है? तो देखिए, दोनों ऑप्शन इसमें करेक्ट हैं। पहला, अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन से भी, और दूसरा व्यवसाय संरचना में परिवर्तन से भी। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ए और बी दोनों। पूंजी की कमी, तकनीकी पिछड़ापन और बेरोजगारी सामान्यतः पाए जाते हैं। तो ये अर्ध विकसित देशों में पाए जाते हैं। देखिए, जहाँ पर अर्ध विकसित देश होता है या अल्प विकसित देश होता है या विकासशील देश होता है, तो इनका तीनों का मतलब एक ही होता है। हमारा जो भारत है, पाकिस्तान है, बर्मा है, नेपाल है, भूटान है, ये सारे कंट्रीज जो हैं एशिया के, लगभग ये सारे कंट्रीज जो विकासशील देशों में आते हैं। नीचे दिए गए कथनों पर आपको सही विचार करना है। तो देखिए, पहला कथन ये है कि उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात कुशल पूंजी उपयोग को प्रदर्शित करता है, और बी है आपका कि यह अर्थव्यवस्था में पूंजी की उत्पादकता को दर्शाता है। तो आपको इसमें यह बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सही है। तो इसमें जो कथन बी है आपका, स्टेटमेंट सेकंड है ना, तो वो सही है, ऑप्शन बी करेक्ट है कि यह अर्थव्यवस्था में पूंजी की उत्पादकता को दर्शाता है। नीचे दिए गए कथनों के आधार पर सही उत्तर पहचानिए। तो देखिए, दो कथन आपको दे रखे हैं। एक तो COR श्रम गहन क्षेत्र में कम होती है, और दूसरा है कि COR पूंजी गहन क्षेत्र में अधिक होती है। आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है, पहला, दूसरा या दोनों, या कोई भी कथन सही नहीं है। ऐसे क्वेश्चन 10-15 आपको जरूर एग्जाम में मिलेंगे। तो ये दोनों ही कथन जो है बिल्कुल सही है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सी रणनीति संतुलित वृद्धि के लिए सही है? तो सभी क्षेत्रों में एक साथ निवेश। किसी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर मुख्यतः निर्भर करती है। तो देखिए, तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। श्रम शक्ति में वृद्धि पर भी निर्भर करती है, राष्ट्रीय आय के बचत भाग द्वारा भी, और तकनीकी प्रगति द्वारा भी। तो डी ऑप्शन करेक्ट है ये सभी। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं विकासशील देशों में पाई जाती हैं? देखिए, भारत, ध्यान रखना, भारत जब वो हमारा एक विकासशील देश है ना, तो इसमें उच्च जनसंख्या वृद्धि दर, ये भी आपको पता है।
अधिक लोगों का गरीबी में जीवन यापन, ये भी आप जानते हैं, और परंपरागत कृषि उत्पादन विधियां, ये भी आप जानते हैं। भारत में या कह सकते हैं कि विकासशील देशों में ये तीनों ही विशेषताएं होती हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी या ये सभी। जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI के 3 सूचक हैं, तो सी ऑप्शन सही है, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण। मानव विकास सूचकांक में दीर्घायु का तात्पर्य होता है स्वास्थ्य और पोषण, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। 14 अर्ध विकसित देशों में पूंजी निर्माण मुख्य बाधा है, इसका कारण क्या है? देखिए, इसके तीनों कारण हैं। बाजार का छोटा आकार होना, आय का नीचा स्तर होना और निवेश प्रोत्साहन का अभाव होना। तो डी ऑप्शन करेक्ट है ये सभी। आर्थिक विकास का मापन किया जाता है, जो GDP होती है, ग्रोस डेवलपमेंट प्रोडक्ट, है ना, उसके द्वारा किया जाता है। आर्थिक रूप से अर्ध विकसित देशों में निम्न में से कौन सा कारक सूचक नहीं है? तो जो प्राथमिक क्षेत्र में श्रम शक्ति का निचला स्तर है। आर्थिक वृद्धि के निम्न निर्धारकों में से कौन सा निर्धारक गैर आर्थिक है? तो जो अनुकूल विधान होता है ये गैर आर्थिक होता है। उत्पादन में वृद्धि के अतिरिक्त आर्थिक विकास का संबंध है, देखिए तीनों से है। इनपुट दक्षता से भी है, आय का समान वितरण से भी होता है, और आत्मनिर्भरता एवं आवश्यकताओं से स्वतंत्रता। तो डी ऑप्शन करेक्ट है ये सभी। सामाजिक द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो JH बुके ने। आर्थिक वृद्धि के संबंध में रिकॉर्डो ने किस क्षेत्र को महत्व दिया है? कृषि को दिया है। अब देखिए, फिर से आपको नीचे 2 स्टेटमेंट दिए हैं कि आर्थिक विकास प्रायोगिक साम्य से संबंधित है, और दूसरा आर्थिक प्रक्रिया उत्पादन, नवीन तकनीक और संस्थागत सुधारों के समन्वय से है। तो अब आपको ये बताना है। तो ये देखिए, दोनों ही स्टेटमेंट जो है ना ये बिल्कुल सही है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल आपके सही है। फिर से आया 22वां क्वेश्चन के नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, आपको ये बताना है क्या है। एक तो कथन दिया है और दूसरा उसका कारण दिया है। कि कथन क्या है? जब किसी अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों एवं उद्योगों का एक साथ विकास किया जाता है उसे संतुलित विकास कहा जाता है। और कथन है दूसरा आपका, ये कथन शब्द गलत है, ये कारण शब्द है यहाँ पर, क्योंकि इंग्लिश में हम ए से डिनोट करते हैं असर्टेन को और रीजन को आर से। तो नियोजन के साथ अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का एक समान अनुपात में विकास होता है। तो ऑप्शन एक करेक्ट है कि दोनों, यानी कि ए कथन और कारण दोनों सही हैं, और जो आर है यानी कि कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है। मैरिस द्वारा विकसित PQLI सूचकांक में कितने देशों को सम्मिलित किया गया है? 23 देशों को। लैंगिक असमानता सूचकांक में कोई एक शामिल नहीं है, तो खाद्य सुरक्षा शामिल नहीं है। अल्प विकसित देशों में बढ़ती जनसंख्या एक प्रमुख समस्या है, इसे शामिल किया जाएगा, तो इसे गैर आर्थिक बाधाओं में शामिल किया जाएगा। PQLI और HDI समान हैं, परंतु दोनों सूचकांक में मुख्य अंतर है। तो HDI में आय का समावेश है और PQLI में आय का अपवर्जन है ना। तो ए ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। निम्न में से आपका कौन गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? कोयला। प्रोफेसर हिगिंस का औद्योगिक द्वैतवाद सिद्धांत 2 क्षेत्रों पर आधारित है, जिनमें एक औद्योगिक क्षेत्र है और दूसरा क्षेत्र है, तो दूसरा ग्रामीण क्षेत्र है। संगठित एवं गैर संगठित मुद्रा बाजार किस वृद्धि मॉडल के हिस्से हैं? तो जो वित्तीय द्वैतवाद होता है ना, फाइनेंशियल ड्यूअलिज्म। लुईस मॉडल के अनुसार कौन सा सही उत्तर है? तो इसमें ऑप्शन ए आपका करेक्ट है कि प्रचलित
मजदूरी दरों पर श्रम की पूर्ति पूर्णतः लोचदार होती है। निम्नलिखित में से कौन लुईस मॉडल में पूंजी निर्माण का मुख्य कारक है? तो जो श्रम की सीमांत उत्पादकता है। निम्न में से किस अविभाज्यता पर रोडॉन का बड़े धक्के का सिद्धांत आधारित नहीं है? तो जो श्रम की अविभाज्यता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। जनसंख्या वृद्धि प्रति व्यक्ति आय का फलन है। तो ये किस मॉडल की प्रमुख मान्यता है? तो जनसंख्या वृद्धि प्रति व्यक्ति आय का फलन क्रांतिक न्यूनतम प्रयास है ना, इसकी प्रमुख मान्यता है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था झटकों तथा प्रोत्साहनों के अधीन काम करती है। किसने कहा? तो ये लिबस्टीन ने कहा। लिबस्टीन ने अपने मॉडल में किस मानदंड का समर्थन किया है? कृषि निवेश का। निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल माल्थस की परिकल्पना किसी देश की प्रति व्यक्ति आय के न्यूनतम जीवन निर्वाह स्तर से बढ़ जाने पर जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है, तो पर आधारित है। ये निम्न संतुलन पाश पर आधारित है। नेल्सन मॉडल ने पाश के लिए निम्न कारकों का समर्थन किया है। तो देखिए इसमें तीनों ही बिल्कुल सही है ना, डी ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की उत्पादन का अकुशल ढंग, प्रति व्यक्ति आय तथा जनसंख्या वृद्धि में ऊंचा सहसंबंध, और तीसरा कृषि योग्य अकृषि भूमि की दुर्बलता है ना, तो तीनों बिल्कुल सही है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। असंतुलित वृद्धि सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? हर्ष के द्वारा, हर्षमैन। अब देखिए एक ये इक्वेशन दे रखी है, आप इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो असंतुलित वृद्धि सिद्धांत में असंतुलित वृद्धि का तात्पर्य है, तो डी ऑप्शन जो है ना, यानी कि जो डी इक्वेशन है, इसको आप थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये जो शुरू का वर्ड बोला हुआ है आपको त्रिभुज वाला, इसको हम डेल्टा बोलते हैं। असंतुलित वृद्धि सिद्धांत के अनुसार कुल अनुबंधन प्रभाव किस प्रकार के उद्योग में सबसे अधिक होता है? तो जो लौह तथा इस्पात उद्योग होता है। रोस्टोव की आर्थिक वृद्धि की अवस्थाओं को सही क्रम में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बी ऑप्शन, सबसे पहले परंपरागत समाज, फिर आत्मस्फूर्ति की पूर्व दिशाएं, उसके बाद आत्मस्फूर्ति, उसके बाद परिपक्वता की ओर संचालन, और उसके बाद उच्च जन उपभोग। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। रोस्टोव की किस वृद्धि अवस्था में केवल कृषि उत्पादन शामिल है? तो परंपरागत समाज की अवस्था में। रोस्टोव की आर्थिक वृद्धि अवस्थाओं के संदर्भ में विकास के क्या कारण हैं? तो तीनों ही कारण हैं। लोगों की अनुकूल प्रवृत्तियां, अर्थव्यवस्था के उभरते क्षेत्रों के स्वरूप में बदलाव, और विनियोग तेज वृद्धि। तो डी ऑप्शन करेक्ट है ये सभी। निम्न में से कौन एक असंतुलित वृद्धि मॉडल का प्रमुख अवगुण है? जो मुद्रास्फीति का भय होता है, ठीक है ना। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दो स्थिति होती हैं, आपने पढ़ी होंगी, तो मुद्रास्फीति का भय होता है। निम्न में से कौन भारत में राजकोषीय नीति बनाता है? जो फिस्कल पॉलिसी होती है, तो वित्त मंत्रालय होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। निम्नलिखित में से कौन वृद्धि दर हेरोल्ड डोमर मॉडल में शामिल नहीं है? तो जो चिरस्थायी वृद्धि दर होती है। अल्प विकसित देशों में पूंजी निर्माण एक प्रमुख अवरोध है, इसका कारण हो सकता है। तो तीनों कारण हो सकते हैं कि बाजार का छोटा आकार एवं निवेश प्रोत्साहन का अभाव, आय का नीचा स्तर, और प्रदर्शन प्रभाव। तो डी ऑप्शन करेक्ट है ये सभी। एक बड़ी तथा उच्च मात्रा में निवेश अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक है, किसने कहा? तो ये रोजेनस्टीन रोडॉन ने कहा। निम्न में से किस मॉडल में वृद्धि दर की तीन विशिष्ट अवधारणाएं प्रयोग की गई हैं? वो हेरोल्ड मॉडल में। निम्नलिखित में से कोई एक आर्थिक रूप से अर्ध विकसित देश का सूचक नहीं है, ठीक है।
तो जो प्राथमिक क्षेत्र में श्रम शक्ति का निचला स्तर होता है। एक, अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर प्रमुखतः किस पर निर्भर करती है? तो तीनों ही पर निर्भर करती है। श्रम शक्ति में वृद्धि दर पर, राष्ट्रीय आय का बचत एवं निवेश में अंश और तकनीकी सुधार में वृद्धि। तो डी ऑप्शन करेक्ट है ये सभी। निम्न में से कौन सा देश सर्वप्रथम उच्च जन उपभोग अवस्था में पहुंचा? यूएसए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन मॉडल भारत के द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार बना? तो जो महालनोबिस मॉडल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी ना, तो उसमें महालनोबिस मॉडल। भारत के वर्तमान आर्थिक विकास की किस अवस्था के द्वारा सबसे उपयुक्त व्याख्या की गई है? तो उच्च जन उपभोग का युग। विकास की प्रबल प्रयास रणनीति के अंतर्गत बड़ा निवेश किस क्षेत्र की तरफ होता है? उद्योग की तरफ। विकास नियोजन में पूंजी उत्पाद अनुपात के उपयोग के लिए कौन सा वृद्धि मॉडल प्रेरित है? तो हेरोल्ड डोमर मॉडल। भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग की रणनीति को अधिमान दिया गया था, क्योंकि सी ऑप्शन तीव्र औद्योगिकरण के लिए मजबूत आधार प्रदान करना। विकासशील देशों के लिए जिस अर्थशास्त्री ने रोलिंग प्लान की वकालत की, उसको पहचानिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुरनार मिड्रन। हेरोल्ड के वृद्धि मॉडल में वास्तविक वृद्धि दर का निर्धारण होता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, पूंजी उत्पाद अनुपात तथा बचत अनुपात। विकास की श्रम अतिरेक परिकल्पना मूलतः दी गई थी, तो वो लुईस द्वारा दी गई थी। किस प्रकार की वृद्धि दर को हेरोल्ड द्वारा स्वतः धारवीय विकास दर कहा गया? तो वो है अभिष्ट वृद्धि दर। हेरोल्ड मॉडल के अनुसार यदि वास्तविक वृद्धि दर अभिष्ट वृद्धि दर से अधिक है, तक इसकी निम्न में से किसके द्वारा उपयुक्त व्याख्या की गई? दीर्घकालीन स्फीति। यदि G इक्वल टू GW इक्वल टू GN, तब अर्थव्यवस्था स्थिर समृद्धि दर से विकास करती है। इस अवस्था को हेरोल्ड ने नाम दिया, यह छुरीधार संतुलन। एक बात स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखना, ये थोड़ा सा पेपर टफ है, तो इसलिए जो भी क्वेश्चंस हैं, तकरीबन 500 क्वेश्चंस मेरी प्लेलिस्ट में अब तक शामिल हैं इस वीडियो को बना करके। कल 8 मई है, तो कोशिश करूंगा कि 2021 का भी जो था, यानी कि लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर दूं। जुलाई अगस्त में जो पेपर हुए थे, तो वो भी मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, तो उसको भी आप देख सकते हैं ना। तो इन क्वेश्चंस की स्टडी बार बार कर लीजिएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर टफ है, इतना आसान नहीं है। भारत प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? देखिए, पहली जो थी वो तो महालनोबिस वाली थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, और जो पहली थी वो हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। भारत में गरीबी आंकड़े किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? तो NSSO के द्वारा। गरीबी का अनुमान लगाने के लिए भारतीय योजना आयोग ने वर्ष 2005 में एक समिति का गठन किया था। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सुरेश तेंदुलकर थे। इस समय योजना आयोग नहीं है, वो खत्म हो चुका, अब नीति आयोग है, बात ध्यान रखिएगा। और प्रधानमंत्री जो हैं भारत के, वो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। निम्नलिखित गरीबी निवारण कार्यक्रमों को उनके कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। सबसे पहले था PMRY, उसके बाद SJSRY, उसके बाद SGSY और उसके बाद मनरेगा। ठीक है, मनरेगा कार्यक्रम प्रथम चरण में कितने जिलों में लागू की गई? तो 200 जिलों में लागू की गई। भारत में गरीबी रेखा के नीचे व्यक्तियों का वर्गीकरण आधारित है। तो वे व्यक्ति जो न्यूनतम खाद्यान्न व्यय निर्धारण करते हैं।
वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना किस वर्ष लागू की गई थी? सन 2001 में। भारत के किस राज्य ने प्रथम 1995 में राज्य मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की थी? मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश ने। भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा किस देश से ली गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रूस से। किस योजना काल में सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ वृद्धि पर ध्यान केंद्रित किया गया? 9वीं पंचवर्षीय योजना में। किस योजना काल में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। भारत सरकार द्वारा दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना शहरी एवं ग्रामीण गरीबों के लिए लागू की गई थी। इस योजना के उद्देश्य थे, तो तीनों ही उद्देश्य थे कि शहरी गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण गरीबी उन्मूलन और आजीविका अवसरों में वृद्धि करना। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है आपके सभी। अब ये देखिए, मैचिंग करना है तो सीधे हम आंसर नंबर सी की तरफ जाते हैं। जो 7वीं योजना है तो वो आर्थिक उत्पादकता बढ़ाना से संबंधित थी। जो 8वीं योजना थी वो उद्योगों का आधुनिकीकरण से संबंधित थी। जो 9वीं योजना थी वो सामाजिक न्याय व समानता के साथ वृद्धि से संबंधित थी। और जो 10वीं योजना थी वो 8% जीडीपी वृद्धि दर प्राप्त करना से संबंधित थी। अल्प विकसित देशों में अधिकतम गरीबी का कारण है, तो वो क्या है? जैसे हमारा जो भारत देश है वो भी अल्प विकसित देश है और या विकासशील देश है, तो आय असमानता। DWCRA का पूरा नाम है, तो वो है डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया। भारत सरकार सीधे तौर पर निम्न में से किस योजना में वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करती है? तो वो है जीवन साथी योजना। भारत की मजदूरी नीति किस पर आधारित है? तो वो रहन सहन लागत पर आधारित है। पिछले कुछ वर्षों से भारत सरकार ने गरीबी कम करने के लिए निम्नलिखित दृष्टिकोणों को अपनाया है। तब आपको देखिए बताने हैं, तो ये सीधे देखिए ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाते हैं। तो वृद्धि उन्मुख विकास फर्स्ट नंबर, और सेकंड विशिष्ट गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, और थर्ड नंबर रोजगार सृजन कार्यक्रम। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। निम्न में से कौन निर्धनता अनुमान से संबंधित नहीं है? उर्जित पटेल समिति। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विदेशी व्यापार आर्थिक विकास का इंजन है। अक्सर आपने लाइन सुनी होगी, तीनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं। वास्तविक आय में वृद्धि होती है, इसलिए भी पूंजी निर्माण में वृद्धि और बाजार का विस्तार भी। तो डी ऑप्शन करेक्ट है ये सभी। नीचे दिए गए कथनों के आधार पर सही उत्तर दीजिए। तो तेंदुलकर समिति ने 2009 में निर्धनता रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, और दूसरा कथन है कि रिपोर्ट के अनुसार निर्धनता का निर्धारण निजी घरेलू उपभोक्ता व्यय पर होगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। ये दोनों ही कथन जो है बिल्कुल सही है, ध्यान रखेंगे। निम्न में से कौन भारत में आय की असमानता का मुख्य कारण नहीं है? जो उपजाऊ भूमि की कमी है। ठीक है, गरीबों को निर्मित मुफ्त आवास देने की योजना थी, तो वो इंदिरा आवास योजना थी। विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार निर्धनता की माप है, तो वो है $1 प्रतिदिन, और $1 लगभग इस समय 75 रुपए के आसपास चल रहा है। यानी 75 को आप 30 रुपए से 30 दिन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो भी अमाउंट आता है। ठीक है, विकासशील देशों के बीच संसाधन, तकनीक एवं ज्ञान, ये ज्ञान है। ज्ञान के हस्तांतरण के लिए जो शब्दावली प्रयोग की जाती है उसे जाना जाता है, तो उसे दक्षिण सहयोग। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। विश्व मानचित्र के दक्षिण में स्थित विकासशील देशों के
19 राष्ट्रों के समूह को जाना जाता है। तो इसे हम G15 के नाम से जानते हैं ना, G मतलब ग्रुप, समूह। दक्षिण दक्षिण सहयोग संवाद का सूत्रपात सन 1968 में अंकटाड के द्वितीय सम्मेलन में हुआ था, और यह सम्मेलन हुआ था, यह नई दिल्ली में हुआ था। 3 देशों के एक समूह G3 का गठन व्यापार संवर्धन के साथ साथ राजनीतिक उद्देश्यों से 2003 में किया गया था, जिसे जाना जाता है, तो जिसे IBSA के नाम से जाना जाता है। विश्व व्यापार संगठन के द्वारा किस संगठन को प्रतिस्थापित किया गया? गेट को। ठीक है, पहले गेट था, उसको खत्म करके फिर WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन में कितने सदस्य देश हैं? तो ये 164 हैं। निम्न में से कौन एक विश्व व्यापार संगठन का सिद्धांत नहीं है? तो यह जनसंख्या वृद्धि में कमी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व के देशों ने वैश्विक मौद्रिक सहयोग तथा वित्तीय स्थिरता के लिए एक संगठन का निर्माण किया, जिसका नाम है, तो इसका नाम है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। निम्न में से कौन अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुद्रा है? SDR। ठीक है, स्पेशल ड्राइंग्स राइट्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पूरा नाम बता रहा हूं मैं आपको इसका। 2019 में भारत का IMF में कितना अभ्यांश है, यानी कि कोटा इंग्लिश में बोलते हैं, तो वह है 13,114 मिलियन SDR। ठीक है, विशेष आहरण अधिकार, स्पेशल ड्राइंग्स राइट्स। जिस दर पर एक देश की वस्तुओं का विनिमय दूसरे देश की वस्तुओं से होता है, उसे कहा जाता है, तो उसे व्यापार की शर्तें कहा जाता है। विकासशील देशों में सामान्यतः व्यापार शर्तें प्रतिकूल होती हैं, क्योंकि, तो दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं, प्राथमिक वस्तुओं का निर्यात और मूल्यवर्धित वस्तुओं का आयात। तो सी ऑप्शन करेक्ट है कि दोनों सही है, ए और बी ऑप्शन। और लास्ट क्वेश्चन है कि आयात तथा निर्यात के संबंध में भारत सरकार की नीति को कहते हैं, तो उसे हम ट्रेड पॉलिसी कहते हैं ना, व्यापार नीति। और ये व्यूअर्स CCS यूनिवर्सिटी मेरठ ने जो आंसर की दी थी, तो ये लास्ट में उसकी आंसर की है, उसके अकॉर्डिंग ही मैंने आपको आंसर बताए हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आपको सेटिस्फेक्शन ना हो या आप सहमत ना हो, आपको लगता है कि वो गलत है, तो माफ़ी चाहूँगा उसके लिए, क्योंकि CCS यूनिवर्सिटी जो आंसर की देती है, मैं उसके अकॉर्डिंग ही आंसर बताता हूँ। हाँ, जिसका मुझे भी अगर श्योर है कि ये गलत है, तो उसको मैं करेक्ट बता देता हूँ, क्योंकि कभी कभी CCS यूनिवर्सिटी की आंसर की में भी जो है गलत ऑप्शन आ जाते हैं। यूनिवर्सिटी भी उसको दूर करने की कोशिश करती है और मैं भी उसको दूर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है व्यूअर्स, तो बने रहिएगा मेरे चैनल पे स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। थैंक यू।